हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनआईए अधिनियम 2008 में किए गए संशोधन की चर्चा करेंगे। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच अभिकरण। एनआईए के गठन के लिए 2008 में संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया और उसके माध्यम से एक केंद्रीय एजेंसी का गठन किया गया। जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमले हुए, तब उन आतंकी हमलों के बाद यह अनुभव किया गया कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की भांति भारत में भी एक जांच एजेंसी अवश्य होनी चाहिए, जो आतंकी हमलों या आतंकी गतिविधियों के मामलों की जांच पड़ताल करे और न्यायालय में अभियोजन चलाए, न्यायालय में मुकदमे चलाए, जिससे दोषियों को समय पर दंडित किया जा सके। 2008 में संसद के द्वारा अधिनियम पारित कर ऐसी एजेंसी का गठन किया गया। इसके पहले ये सारे काम सीबीआई करती थी। स्वाभाविक सी बात थी, सीबीआई के पास कार्यों का भार अत्यंत अधिक था। इसलिए एनआईए का गठन इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम सिद्ध हुआ। हालांकि हम लोग एनआईए के विषय में विस्तार से चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग एनआईए के अधिनियम में 2019 में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। 2019 में संसद ने एनआईए अमेंडमेंट एक्ट पारित किया और इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से एनआईए अधिनियम में 3 बड़े परिवर्तन किए गए हैं, 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, क्या परिवर्तन किए गए हैं, हम लोग उन्हीं के विषय में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। पहला परिवर्तन एनआईए के दायरे से संबंधित है, एनआईए के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। एनआईए अधिनियम में जिन कानूनों का वर्णन किया गया है, एनआईए उन कानूनों के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर सकती है और उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। इस संशोधन के माध्यम से एनआईए की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अनेक कानूनों को शामिल कर लिया गया है और अब इन कानूनों के अंतर्गत भी एनआईए मुकदमे पंजीकृत कर सकती है और जांच कर सकती है, जैसे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, साइबर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि अब केवल और केवल आतंकवाद ही नहीं, बल्कि अनेक संगठित अपराधों के विरुद्ध भी एनआईए मुकदमे पंजीकृत कर सकती है और उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गहरे संबंध होते हैं। कैसे संबंध बनते हैं, कैसे संचालित होते हैं, हम लोग इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, वो अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आतंकवाद को नियंत्रित करना चाहते हैं तो संगठित अपराध पर भी नियंत्रण लगाना होगा। एनआईए अधिनियम में किया गया यह संशोधन इसी तथ्य को शामिल करता है और एनआईए के जांच का दायरा बढ़ाता है। जो दूसरा संशोधन है वो प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल है। एनआईए अधिनियम में यह मेंशन किया गया है कि किसी भी एनआईए के द्वारा जिस मामले की जांच की गई है, उस पर मुकदमा चलाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट केंद्र सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। यह एक समय साध्य प्रक्रिया हो जाती थी। इसको सरल बनाने के लिए और बेहतर ट्रायल के लिए संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया है कि अब जो सेशन कोर्ट होंगी, उन सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जा सकेगा, डेजिग्नेट किया जा सकेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। कैसे करेगी? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके करेगी। जो भी सेशन कोर्ट काम कर रही होगी उसे स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जा सकेगा। सेशन कोर्ट क्या होती है? सेशन कोर्ट क्रिमिनल अदालतों को कहते हैं। जिले की जो क्रिमिनल अदालत होती है, जिसे हम बोलचाल में जिला न्यायालय कहते हैं, सिविल मामलों की सुनवाई करते समय उस अदालत को जिला न्यायालय कहते हैं और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते समय उस अदालत को
सेशन कोर्ट कहते हैं, सेशन न्यायालय कहते हैं। तो हर जिले में सेशन न्यायालय कार्य करता है और सेशन न्यायालय को जब स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट किया जा सकेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मुकदमों की सुनवाई करना, उन पर विचारण करना और शीघ्र न्याय कर पाना अत्यंत आसान होगा। तो यह प्रक्रियात्मक सरलता लाई गई है। और जो तीसरा संशोधन किया गया है वह भी एनआईए के क्षेत्राधिकार के विस्तार से जुड़ा है। वह एनआईए का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाता है, भौगोलिक क्षेत्राधिकार बढ़ाता है। अब तक एनआईए केवल उन्हीं मुकदमों को पंजीकृत कर सकती थी और जांच कर सकती थी जो गतिविधियां भारत के भीतर हुई हों, लेकिन अब भारत के बाहर यानी विदेशों में अगर कोई आतंकी हमला होता है या कोई आतंकी गतिविधियां होती हैं तो एनआईए ऐसी गतिविधियों या ऐसे हमलों की जांच कर सकती है। भारत के कानून के अंतर्गत, उस देश के कानून के अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सीमाओं में रहते हुए ऐसे हमलों या ऐसी गतिविधियों की जांच का अधिकार एनआईए को दे दिया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि यह एनआईए को एक शक्तिशाली एजेंसी बनाने में सहायक होगा। जैसे अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एफबीआई है, वैसे ही एक शक्तिशाली संस्था के रूप में एनआईए स्थापित हो सकेगी और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 2009 में अफ़गानिस्तान में इंडियन एम्बेसी पर आतंकी हमला हुआ और भारत की सरकार चाहती थी कि इस हमले की जांच हो। अफ़गानिस्तान सरकार चाहती थी कि भारत इस हमले की जांच स्वयं कर ले। यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति दोनों सरकारों की होते हुए भी उस हमले की जांच एनआईए नहीं कर सकी, क्योंकि कानूनन एनआईए को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह भारत की धरती से बाहर किसी भी विदेशी धरती पर होने वाले आतंकी हमलों की जांच कर सके। लेकिन अब इस संशोधन के बाद एनआईए को अधिकार मिल गया है कि अगर भारत की धरती के बाहर विदेशों में कोई भी ऐसे आतंकी हमले या गतिविधियां होती हैं जो भारत के हितों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं तो एनआईए ऐसे हमलों की जांच करने का अधिकार रखती है। स्वाभाविक सी बात है कि इन विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता है कि एनआईए को एक सामर्थ्यवान संस्था बनाने का प्रयास किया गया है और यह हमारे वर्तमान समय की मांग है। जैसे जैसे आतंक की गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंक के नाना रूप विकसित हुए हैं, आतंक को विदेशों से समर्थन मिलता रहा है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे परिवेश में एनआईए अधिनियम में किया गया यह संशोधन आतंक की गतिविधियों की रोकथाम में प्रभावी सिद्ध हो सकेगा। तो इस वीडियो के लिए हम लोग इस चर्चा को यहीं विराम कर देते हैं। शेष चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू।